हाँ जी, तो कल अपने देखा था कि वर्क अपने पास में जो वैल्यू आई थी वर्क का फॉर्मूला माइनस का बी एक्सटर्नल इंटू डी वी, ये अपने पास में वर्क का फॉर्मूला आया था। तो आज उसका आगे करते हैं अपने 1 मिनट। हाँ जी, तो आज अपने उसके आगे देखते हैं। कल अपने पास वर्क का फॉर्मूला आया था माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू टी वी। ठीक है, हाँ जी, आप लोग मत चलाओ इस पे। ठीक है, तो माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डी वी अपने पास में वर्क का फॉर्मूला आया। तो आज आगे हेडिंग डालो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो देखो कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं अपने एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन का समझना अच्छे से, फिर कंप्रेशन का आप खुद से ट्राई करूंगा। ठीक है, मतलब आप खुद को ट्राई करना होगा। तो एक्सपेंशन का और हाँ जी, तो देखो एक्सपेंशन के केस में देखो सबसे पहले एक स्टेप के अंदर अपने एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि ये मानो कंटेनर था, है ना, ऐसे कुछ कंटेनर होता है अपने पास में जिसके अंदर कोई गैस है। बोलो यस सर। यस सर। यहाँ पे कोई गैस है, कंटेनर है, तो ये क्या होगा, मान लो इस पे कोई मैंने एम के जी का मास रखा हुआ है, एम के जी का मास रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इस एम के जी का मास को हटा दिया, इस एम के जी मास को मैंने हटा दिया। एम के जी मास को हटाने पे ये क्या आ जाएगा, कंटेनर ऊपर की तरफ आ जाएगा। यस सर। एम के जी मास को हटाने पे पिस्टन क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। इसका मतलब जो पहले की कंडीशन थी P1 P1, फाइनल कंडीशन क्या आ गई, P2 P2 आ गई। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर आपका है थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी 2 क्लासें लग चुकी है, ये 3rd क्लास है। दोनों क्लासें मैंने उस पे आपके ग्रुप पे डाल रखी है। ठीक है, तो कंप्रेशन सॉरी एक्सपेंशन के केस में अपने पास में क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ ना। पहले अपने पास कंटेनर का वॉल्यूम क्या हुआ, V1 था, अब वॉल्यूम क्या V2 है। हाँ जी, अभी स्टार्ट किया है। तो एक्सपेंशन के केस में पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। कब हुआ, जब बाहर का प्रेशर मैंने क्या किया, कम किया। कम करने पे वो क्या हो गया, पिस्टन ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ करने से उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंड। जीवन ग्रुप का भी हाँ सेम ही चैप्टर चल रहा है। ये थोड़ा अलग ध्यान रखना, जो मेथड से करवा रहे हैं वो चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है ना, तो दोनों क्लासेस लगानी जरूरी है आपको। ठीक है, सर कौन से क्या? मतलब जो मेहंद्र सर सुबह क्लास लगाते हैं और ये जो क्लास लगती है दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, चैप्टर दोनों में अलग अलग चल रहा है, तो दोनों क्लासेस लगानी जरूरी है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, तो तो यहाँ बराबर से बराबर ही चल रहा है सिलेबस बराबर बराबर मतलब जीवन के साथ। जैसे कल आपने हाँ इधर हाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराया था, उनको भी इधर तक ही करवाया था हाँ कल। जी, आज उनको भी ग्राफिकली करवाया, आपको भी ग्राफिकली करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वो एक बार मैं देख लूंगा, चलो ना। तो यहाँ से देखो V1 से लेके V2 तक गया, तो एक्सपैंड हुआ अपने पास में, तो उसको क्या बोलेंगे, अपने एक्सपेंशन बोलेंगे, है ना। तो आगे देखो फाइनल कंडीशन देखो, अब ये जो फिर बाहर का पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा इसका वर्क डन? एक्सपेंशन के लिए क्या होगा, सिस्टम वर्क करता ना, यस सर। तो बाय द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है, यस सर। तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब समझो मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ वो चीज देखो। पहले अपने पास में प्रेशर क्या था, P1 था, फाइनल प्रेशर P2 था।
तो ये चीज बताओ मेरे को, जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, P1 के या P2 के? कौन सा एक्सटर्नल P2 प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर। तो देखो एक्सटर्नल प्रेशर है वो यहाँ पे जाने के बाद इक्विलिब्रियम आ गया कंडीशन अपने पास में, P2 के सर। क्योंकि अपने पास m मास था। P2 के। हाँ जी बढ़िया। तो किसके इक्वल होगा, P2 के, क्योंकि P2। m मास था वो m मास मैंने हटा दिया, हटाने के बाद वो प्रेशर किसके इक्वल आएगा, फाइनल यहाँ पे जाके रुक गया। यहाँ पे रुकने का मीनिंग क्या है, वो फाइनल प्रेशर P2 के इक्वल हो गया। और ये P1 P2 क्या, गैस के प्रेशर सर। P1 P2 क्या अपने पास में, गैस गैस के के प्रेशर। प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर अपने पास में क्या है, P2 के इक्वल आया। तो वर्कडन इसका लिखेंगे, वर्कडन में क्या आता है, माइनस का P एक्सटर्नल इंटू dV या फिर डेल्टा V, ये होता है वर्कडन अपने पास में होता है। यस सर। यस सर। यस सर। P एक्सटर्नल कितना है, P2 है। P2। डेल्टा V को क्या लिखूंगा, V2 माइनस का V1, ये लिखूंगा। यस सर। यस सर। तो ये वर्कडन है। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट, ग्राफ दिखाते हैं। तो ग्राफ देखो ऐसा कुछ आएगा, ये अपने यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। अब वैल्यू ज्यादा किसकी, P1 की वैल्यू ज्यादा होगी, P2 की वैल्यू कम होगी, है ना। यस सर। और V1 की वैल्यू कम, P1। V2 की वैल्यू ज्यादा, ऐसे ऐसे होगा अपने पास में कुछ। तो इस कंडीशन में देखो कैसे आएगा ग्राफ। यहाँ पे वर्क क्या है, माइनस का P2, मतलब P2 की वैल्यू, माइनस। ये P2 वाली लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये V2 माइनस V1, ये V2 माइनस V1। तो इसका जो अंडर द एरिया आएगा उसी को अपने क्या बोलेंगे, वर्कडन बोलेंगे। यस सर। ये वर्कडन होगा मेरे पास में। तो कितना वर्कडन है, यस सर। ये वैल्यू है अपने पास में, किसकी, वर्कडन की वैल्यू है। ये साइन के साथ नहीं बता रहे, ओनली वैल्यू है ना, क्योंकि एरिया से अपने पास में वैल्यू आएगी। ठीक है जी, समझ गए। अगर ये किसमें है, अगर वन स्टेप के अंदर अगर मैं एक्सपेंड करूं इसको, तब ये अपने पास में वर्कडन आया। समझ गए। अगर एक स्टेप में एक्सपेंड किया तो क्या वर्कडन आएगा। अगर वही इसको मैं 2 स्टेप के अंदर एक्सपेंड करता हूं, इसके अंदर 2 स्टेप्स के अंदर एक्सपेंड करता हूं, तो 2 स्टेप कैसे होंगे। पहला स्टेप ये, जैसे कि P1 V1 से कोई बीच की कंडीशन पे आते हैं, P डैश V डैश पे। फिर सेकंड स्टेप है अपने पास में ये P डैश V डैश से P2 V2 पे आते हैं। ठीक है, कंटेनर में बना के दिखाऊं आपको, तो ऐसा कुछ, जैसे कि यहाँ पे पहली कंडीशन थी अपने पास P1 V1, इस पे mkg का मास रखा था मान लो, फिर मैंने हाफ मास हटा दिया, मतलब m/2 मास हटा दिया, m/2 पड़ा है उस पे, तो वो कंडीशन है P डैश V डैश। अब वो m/2 भी हटा दिया मैंने, तो फाइनल कंडीशन आ गई P2 V2। तो 2 स्टेप में हुआ ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फर्स्ट स्टेप, और यहाँ से लेके यहाँ तक का सेकंड स्टेप। सर जरूरी है हाफ ही हटाना है सर, पूरा भी हटा ही सकते हैं। पूरा हटाओगे तो भी तो वो एक स्टेप में हो जाएगा ना, एक्सपेंड जितना बड़ा हुआ तो उसको। यस सर। तो अपने को तो 2 स्टेप में करना था, 2 स्टेप के लिए मैंने आधा करके हटा दिया। ठीक है सर मतलब जितने मर्जी स्टेप्स में कर सकते हैं, चाहे 10 स्टेप्स में कर लें। हाँ हाँ हाँ, जितने मर्जी। वो तो अपने को कंक्लूजन निकालना है, इसलिए मैं 2 स्टेप में, फिर अपने 3 स्टेप में लेंगे, तो वहां से कंक्लूजन निकाल लेंगे, तो कितना ही करो ना। तो ये आ गया अपने पास में। तब इसका वर्कडन देखते हैं। जो पहले स्टेप में हुआ उसमें वर्कडन क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप का वर्कडन जो फाइनल प्रेशर होता है वही अपने पास में एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है, यस सर। है ना। जैसे वहां पे फाइनल प्रेशर क्या था, P2 था, तो वो P2। फाइनल प्रेशर होगा वही अपने पास में क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे P2 था, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे पहले स्टेप का फाइनल प्रेशर क्या है, P डैश। P डैश। तो P डैश इंटू V डैश माइनस का V1, इतना ही वॉल्यूम चेंज हुआ। जब फाइनल प्रेशर P डैश था तो फाइनल वॉल्यूम क्या था, V डैश था, तो V डैश माइनस का V1। ये अपने पास में क्या आया, फर्स्ट स्टेप का वर्कडन आया। और सेकंड स्टेप का वर्कडन क्या आएगा, माइनस का P2 V2 माइनस का V डैश, ये आएगा। आज रिपीट करता हूँ, देखो फिर से। अपने पास में क्या था, पहले mkg का मास रखा हुआ था, इसमें से हाफ मास मैंने हटाया तो वो आधी दूर जाके रुक गया, है ना, रुक गया। तो रुकने के बाद में फिर मैंने हाफ मास और हटाया, तब वो जाके ऊपर गया, जो फाइनल स्टेप अपने को चाहिए था वहां पे गया। तो इसका मीनिंग वो 2 स्टेप के अंदर इस बार कंप्लीट किया। मतलब आपको ऐसे मान लो कि दीवार पर चढ़ना था, तो पहले तो आप क्या करें, सीधा छलांग लगा के सीधा चढ़ रहे थे। अब क्या किया, पहले छलांग लगा के यहाँ पे चढ़े, फिर बाद एक और छलांग लगे, फिर यहाँ पे चढ़े। तो 2 स्टेप में चढ़े ना, वही 2 स्टेप में अपने यहाँ पे किया, पहले हाफ मास हटाया, फिर दूसरा मास हटाया मैंने हाफ और। तो ऐसे अपने पास में 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट हुआ। तो जो पहला स्टेप था, पहला स्टेप के अंदर फाइनल प्रेशर है P डैश, तो फाइनल प्रेशर P डैश था और वॉल्यूम में डिफरेंस कितना,
V डैश माइनस का V1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, V डैश माइनस का V1। और सेकंड स्टेप में अपने पास वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, V2 माइनस का V डैश, V2 माइनस का V डैश। तो ये अपने पास में W2 की वैल्यू है। समझ गए? यस सर। बढ़िया। Yes, अब इसका sir. ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ग्राफ देखो, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, और फाइनल प्रेशर अपने पास में क्या है, सबसे ज्यादा प्रेशर क्या होगा, P1 होगा, ये P डैश होगा, ये P2 होगा। ये वॉल्यूम V1, ये V डैश, ये P2, है ना, ये होगा। अब देखो पहला वगड़ा लिखते हैं अपने। पहला वगड़ा क्या होगा, P डैश फाइनल प्रेशर है, तो P डैश वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लेना, 1 मिनट में ये ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। ये P डैश वाली लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। इसके P डैश के टाइम, प्रेशर के टाइम वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, V डैश से लेके V1 तक, V डैश से लेके V1 तक अपने पास में वॉल्यूम चेंज हुआ। हाँ जी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो यस इतना इतना एरिया आएगा अपने पास में वगड़न का। ये किसका है, Yes, sir. W1 है, W1 की वैल्यू है ना। और यस यस अगला स्टेप W2 क्या आएगा अपने पास, फाइनल प्रेशर क्या था, P2 था, वो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो उस टाइम वॉल्यूम कहाँ कितना चेंज हुआ, V2 से लेके V डैश तक, पर इतना वॉल्यूम चेंज हुआ, तो ये वगड़न आएगा। सर हाँ जी, सर जो आपने ये माइनस P डैश V डैश माइनस V1 लिखा है, हाँ जी, सर में से V डैश बड़ा है ना? देखो ऐसे है, जो V2 वो सबसे बड़ा है, फिर V डैश है, फिर V1 है। सर ऐसा V डैश और V1 में से V डैश बड़ा है ना? हाँ जी, सर मान लीजिए वो 10 माइनस 5 हो गया, 5 आंसर आ गया। हाँ जी, सर फिर आंसर तो माइनस में आ रहा है अगर प्रेशर को ये ओनली multiply वैल्यू है ना, ये तो मोड है। ग्राफ तो अपने को क्या देता है, ओनली वैल्यू देता है ना। सर ना वैसे हम लोगों ने देखा था कि इसकी वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए। इसकी वैल्यू देखो, अब ये क्या है, सिस्टम वर्क कर रहा है ना अपने पास में, अंदर का जो गैस है वही अपने पास में इसको ऊपर कर रहा है यस ना। सर। तो मतलब जब बाय द सिस्टम वर्क डन होता है तो उसको अपने क्या लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रहा है। ओके सर। हाँ जी, सर हाँ जी बोलो। सर जब एनर्जी रिलीज होती है तब माइनस आता है हमेशा। हाँ, जब एनर्जी रिलीज होगी तब हमेशा माइनस, अगर सिस्टम को देंगे तो पॉजिटिव। जैसे जैसे सर हम आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तब भी एनर्जी रिलीज होगी, नहीं माइनस आएगा। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि ये छोटे पार्टिकल्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, माइक्रो सिस्टम के लिए, ये मैक्रो सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ओके सर। ठीक है, हाँ जी बैक करता हूँ। तो यहाँ पे आपने समझ गया कि एरिया अपने पास में क्या हो रहा है, ये वाला जो एरिया होगा, देखो एक बार ये वाला जो एरिया है वो अपने पास में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले में एरिया ये इतना पार्ट ऊपर वाला आया नहीं था। देखो अपने पास में स्टेप इंक्रीज करने से मेरे पास में आउटपुट क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है ना। जैसे Yes, जैसे मैं sir. स्टेप इंक्रीज कर रहा हूँ मेरे पास में आउटपुट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। याद आ गई। तो अगर मैं इनफाइनाइट स्टेप में करता हूँ, मान लो, हाँ जिसका स्क्रीनशॉट या लिख लिया तो भी आप देख लेगा, ट्राई करता हूँ, देख लिया। यस सर। हाँ जी नेक्स्ट देख लो, इसको भी लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। ठीक, तो आगे देखो, अगर मैं इसको सर हाँ जी बोलो। पीछे करना सर, एक ग्राफ एक बार फिर से समझा दो सर, जो नीचे बना रखे हैं। देखो अपने पास में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे W1 की वैल्यू आई थी माइनस का P डैश, V डैश माइनस का V1, ये वैल्यू आई थी। तो V डैश का माइनस का V1 का ये लाइन दो ड्रॉ कर दिया, ये वाली और ये वाली, ठीक है। और प्रेशर कितना था, P डैश था, तो P डैश प्रेशर वाली ये लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। इसके अंडर द एरिया जो भी आएगा उसको अपने वगड़न बोलेंगे, इस कर्व में जो अंडर द एरिया आएगा। तो ऐसे अपने पास P2 की लाइन ड्रॉ की मैंने, उसमें वॉल्यूम कितना चेंज, V2 से लेके V1 तक,
तो उसमें जो एरिया आएगा उसको क्या बोलेंगे, W2 बोलेंगे। तो ये W1 और W2 की वैल्यू आ गई। तो अपने पिछले वाले के कंपैरिजन में देखें तो पिछले वाले कंपैरिजन में यहाँ वाला चीज़ नहीं थी अपने पास, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसमें, ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ कहाँ पे है अपने पास में, यहाँ पे एक्स्ट्रा है। इसका मतलब अगर मैं स्टेप्स इंक्रीज करता हूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है ना। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं रिवर्सिबल का ग्राफ बनाऊँ, मान लो रिवर्सिबल का ग्राफ बनाऊँ, तो रिवर्सिबल का ग्राफ कुछ इस टाइप का अपने पास में आता है। अगर एक स्टेप को लेके करें ना, तो वही फाइनल कंडीशन P1 V1 के हिसाब से बताता हूँ। ये V1, ये V2, ये अपने पास P2, ये P1, ठीक है। P1 की वैल्यू ज़्यादा है, इसे यहाँ से लेके यहाँ, ये P1 V1 और ये P2, ठीक है। अगर रिवर्सिबल का ग्राफ बनाऊँ तो रिवर्सिबल का ग्राफ अपने पास में कुछ इस टाइप का आता है। ऐसे आप कल डॉट डॉट बताया था ना, ऐसे डॉट डॉट को मिलाते तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है करव में। इसका ना करव को आप ऐसे बना लेना है, ऐसे थोड़ा सा करव आता है ये ग्राफ, ठीक है। ऐसा कुछ अपने पास में ग्राफ आता है। तो इसका मीनिंग अपने पास में क्या हुआ, रिवर्सिबल का राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी ना बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे करव में ग्राफ आएगा। तो इस करव में ग्राफ आया तो इसका अंडर द एरिया जो आएगा वही अपने पास वर्क डन होगा। तो वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल का मोड वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे भी रिवर्सिबल का ग्राफ बना के ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, P1 V1 वाला पॉइंट ये है और P2 V2 वाला पॉइंट ये है। इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिला देता हूँ मैं ऐसे करव में, ऐसे करव में मिला दिया मैंने। तो इसका मीनिंग ये वाला और ये वाला एरिया ज्यादा ही आ रहा है एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल से। यस सर। Yes. तो Yes, sir. आइसोथर्मल एक्सपेंशन में अपने पास में क्या होगा, जो वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल की वैल्यू होगी वो हमेशा ज्यादा रहेगी वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल से। सर आइसोथर्मिक एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं? एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपेंशन है ये। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है सर यहाँ पे। हाँ जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, समझ गए। तो वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल हमेशा ज्यादा होगा वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल। बोर्ड लगा रखा मतलब उसकी वैल्यूज ले रहे हैं, ओनली साइन नहीं ले रहे। ओके सर। बढ़िया। मेरे बॉक्स में क्या लिखा है? क्या चीज बॉक्स में क्या लिखा है? काम पे सर ये बॉक्स में एक्सपेंशन है। मोड ऑफ वर्क डन है, वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल। जो अभी कर रहे हो ऊपर हम इरिवर्सिबल वाला कर रहे हैं ना। हाँ जी, कौन सा इरिवर्सिबल का तो पहले किया था ना, वही था कल पढ़ा था ना अपने की, एक या दो स्टेप या तीन स्टेप ऐसे कुछ करते तो इरिवर्सिबल होता है। वही अगर इरिवर्सिबल को मैं इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट करूंगा तो रिवर्सिबल हो जाता है। यस सर। मोड इसलिए लगाया क्योंकि वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, पर अपने पास में जो वैल्यू है ओनली, जैसे कि जो वर्क डन आएगा वैल्यू तो अपने पास, मान लो कि वैल्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू तो अपने पास में क्या आई, मोड में वैल्यू 10 आई, और रिवर्सिबल की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, ज्यादा आएगी क्योंकि एरिया ज्यादा है तो 20 आई। पर एक्चुअल वैल्यू देखें तो यहाँ पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव में तो छोटा हो जाएगा ना, वो आगे बताएगा, ठीक है। इसलिए मोड लगाया क्योंकि अपने ओनली क्या देख रहे हैं, एरिया देख रहे हैं। एरिया क्या होता है, मोड होता है वर्क डन का। आगे चले, ये तो हो गया किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए। अब आते हैं कंप्रेशन पे। अब आते हैं अपने कंप्रेशन पे। तो देखो कंप्रेशन के केस में क्या होगा, अब अपने को वर्क डन करना पड़ेगा। पहले क्या कर रहा, सिस्टम काम कर रहा था, अब अपने काम करेंगे सिस्टम पे। जैसे कि यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, इस पे मैंने कोई बाहर का प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। पहले वन स्टेप के अंदर करता, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो पहले की कंडीशन P1 V1 थी इनिशियल, फाइनल कंडीशन P2 V2।
तो एक्सटर्नल प्रेशर तो किसके इक्वल होता है? P1 नहीं जी, P2 फाइनल प्रेशर माइनस के इक्वल पी होता है है। P एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा? सर P1 P2 के इक्वल होगा। देखो P2 के इक्वल क्यों होगा? ऐसे नहीं कि जो ऊपर लिखा ओके है सर। उसी के, क्योंकि जो फाइनल कंडीशन होती है उसी के इक्वल होता है ना। यस सर यस सर यस यस तो फाइनल कंडीशन यहाँ पे क्या अपने पास में P2 है ओके सर। है ना, क्योंकि अपने बाहर से Yes. एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जाके रुक गया। यहाँ पे रुकने का मीनिंग क्या है कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल हो गया। तो इक्वल ओके होने सर। का मीनिंग P2 के इक्वल हो गया। तो वर्क अपने पास जो लिखेंगे वो क्या आएगा? माइनस का P2 इंटू V2 माइनस का V1, ये लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो वर्क डन की वैल्यू आगे माइनस का P2 V2 माइनस का V1। हाँ जी, ऑलवेज फाइनल ही होगा हर बार। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो वही यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर है, और वैल्यू कौन सी ज्यादा बड़ी होगी? P2 की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी एज P2 कम्पेयर टू P1 से। और यहाँ पे वॉल्यूम ये V1 अपने पास में V2 और ये V1 की वैल्यू बड़ी होगी ना। तो देखो वक्र अपने पास में क्या है? P2, तो P2 वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। डिफरेंस सर कौन सा? P2 माइनस सर V1। हाँ जी बोलो। ये इंटरचेंज नहीं कर दिए सर। सर वॉल्यूम फर्स्ट वाली नहीं ज्यादा होगी। ये देखो यार V1 यहाँ पे है यस सर। ना, तो V1 इतना वॉल्यूम है, V2 इतना वॉल्यूम है, तो ज्यादा कौन सा? सर V1। ठीक है, सर फिर नीचे आपने V2 लिखा है। नीचे यार ये देख, V लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है अपने पास, तो V1 यहाँ पे है। ओके सर। हाँ जी, सर ये समझ नहीं आया सर, ये क्या चीज नहीं आई समझ में? सर ये ग्राफ सर। ग्राफ बताता हूँ। देखो ग्राफ अपने पास में क्या है, जैसे कि अपनों ने पहले P1 P2 की वैल्यू लिखी, V2 V1 की वैल्यू लिखी जो बड़ा छोटा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे Yes. P2 और यहाँ पे डिफरेंस किसका? V2 माइनस V1, तो डिफरेंस को लिख दिया V2 माइनस V1, और P2 के नीचे तो इसका बीच में जो एरिया आएगा उसी को अपने क्या बोलेंगे? वर्क डन बोलेंगे। यस सर। तो वर्क डन अपने पास में क्या आएगा? यही आएगा वर्क डन। सर इसमें प्रेशर अपोजिट क्यों लिया सर? उसमें P1 पहले लिया था सर, P2 बाद में। दोनों कंडीशंस में मैंने ऐसे लिया है कि इनिशियल जो कंडीशन है, कोई भी इनिशियल कंडीशन चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, इनिशियल कंडीशन को लिया P1 V1 और फाइनल कंडीशन को लिया P2 V। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कंप्रेशन हो रहा है क्या एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। तो ये अपने पास में वर्क डन आया। वही अगर इसको मैं 2 स्टेप के अंदर करता हूँ, 2 स्टेप में कैसे करेंगे? 2 स्टेप के अंदर करता हूँ, तो 2 स्टेप के अंदर अपने पास में क्या होगा? पहले यहाँ पे था, ठीक है, उस पर कुछ मैंने मास रखा, मान लो, या कुछ प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने से वो यहाँ पे आएगा, नीचे आ गया। फिर बाद में एक और प्रेशर अप्लाई किया थोड़ा और, तो वो और नीचे आ जाएगा। तो ये अपने पास फाइनल कंडीशन है P2 V2 वाली, ये इनिशियल कंडीशन है P1 V1 वाली, और बीच की कोई कंडीशन मान लेता हूँ P डैश V डैश। मान सकते हैं ऐसे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में अपने पास में क्या आएगा? ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। देखो सबसे बड़ी वैल्यू अपने पास में यहाँ पे P2 की, P2 ये P डैश, P डैश P1 ये P1। V1 यहाँ पे सॉरी, ये V2 V2 ये V डैश V और ये डैश V1। V1। ठीक है जी, समझ गए। अब देखो इसमें आगे अपने पास में क्या आया, जो पहले का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा अपने पास में, होगा Yes, कि नहीं sir. होगा? इस टाइम फाइनल प्रेशर कितना है? P डैश है। यस सर। तो फाइनल प्रेशर P डैश की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ? V1 से लेके V डैश तक, V1 से लेके V डैश तक अपने पास में वॉल्यूम चेंज हुआ। तो ये अपने पास में एरिया किसका आएगा? पहले स्टेप का वर्क डन आ गया। पहले स्टेप का सर। सेकंड स्टेप अपने पास में क्या था? P2 फाइनल प्रेशर था, लाइन ड्रॉ कर दी मैंने P2 की, है ना? Yes, sir. वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ? V Yes, डैश से sir. लेके V डैश से V2 लेके तक। V2 तक। तो V डैश ये वाली लाइन, V डैश से लेके V2 तक अपने पास में वॉल्यूम चेंज हुआ। तो ये वाला एरिया आएगा मेरे पास में। ठीक है, यस सर। तो Yes. देखो डिफरेंस कहाँ से आया?
हाँ जी बोलो। सर जो पहले ग्राफ्स बनाए थे सर उसमें सर P1 सबसे ऊपर था और V2 सबसे आगे। वो यार एक्सपेंशन हो रहा था, ये कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन करने पे फाइनल कंडीशन P2 V2 नीचे आएगी, वहाँ पे एक्सपेंशन होना है तो फाइनल कंडीशन P2 जो P1 P2 V2 ऊपर आ रही थी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था, ऊपर जा रहा था ग्राफ। ठीक है, सर एक बार वो दिखाना सर बैक। हाँ जी। तो ये अपने पास में ग्राफ आया, तो इसका मीनिंग क्या कि अगर मैंने स्टेप्स इंक्रीज किए तो अपने को वर्क डन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे ये वाला एरिया था वो कम हो गया अपने लिए, इतना वर्क डन अपने को कम करना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ जी, सभी को समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस सर। Yes, sir. प्रेशन और एक्सपेंशन दोनों में वर्क डन कम करना पड़ेगा ना नेक्स्ट स्टेप पे। नहीं, जब अपने एक्सपेंड कर रहे थे तब तो सिस्टम अपने को वर्क डन ज्यादा करके दे रहा था, जब अपने स्टेप्स इंक्रीज करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे था वर्क डन अपने को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करके दे रहा था सिस्टम अपने को। जब अपने उस पर वर्क कर रहे थे तो अपने को स्टार्टिंग में ज्यादा करना पड़ रहा था, जैसे स्टेप्स मैंने इंक्रीज किया तो मेरे को वर्क क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो नॉर्मल आपके लाइफ से, कि जैसे कि मान लो ये एक दीवार है ना, इस दीवार पे आपको चढ़ना है, तो आप एक स्टेप के अंदर चढ़ना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा जोर से छलांग लगानी पड़ेगी और चढ़ना पड़ेगा ना। वही अगर इसको आप ज्यादा स्टेप्स में करोगे, तो यहाँ पे सीढ़ियां लगा देता हूँ मैं ऐसे कुछ, है ना, तो आपको वर्क कम करना पड़ेगा और इजीली आप चढ़ जाओगे। ठीक है, सर अगर वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो तो ये जो फॉर्मूला बताया आपने ये पॉजिटिव होगा? नहीं, फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, वैल्यू अपने पॉजिटिव आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या है, कम है, और V1 की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पहले से ही कहा गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो जो आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया है कि माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, वही अपने पास में क्या रहेगा, फॉर्मूला सीधा सीधा रहेगा। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। यस सर। बढ़िया। तो ये अपने पास में आया कि अगर अपने दो स्टेप में इसको करते हैं तो मेरे को क्या करना पड़ा, वर्क कम करना पड़ा। तो वही अगर इनफाइनाइट स्टेप्स में करूंगा तो मेरे को वर्क और ज्यादा कम करना पड़ेगा, है ना। वही अगर इनफाइनाइट स्टेप्स में करूंगा तो मेरे को वर्क और ज्यादा कम करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट स्टेप्स का मतलब क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। तो रिवर्सिबल कंडीशन में अपने पास वर्क डन क्या आता है, ऐसे मान लो ये अपने पास में क्या थी कंडीशन, तो P1 V1 अपने पास प्रेशर, ये अपने पास में P2 है, ये V2 है, ये अपने पास V1 है और ये P1 है। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, ग्राफ अपने पास सेम आता है। तो रिवर्सिबल में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये आएगा ना एरिया। यस। तो देखो यहाँ पे अगर इसके साथ में ग्राफ कंपैरिजन करके दिखाऊं आपको मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे P2 V2 वाला पॉइंट ये था और P1 V1 वाला पॉइंट ये है अपने पास में। दोनों को अपने मिक्स करते हैं। दोनों कैसे, देखो ऐसे मिलाता हूं मैं, ऐसे मिलाने पे ये लाइन अब थोड़ा सा ना इसको डार्क कर देते हैं लाइन को अपनी, ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे जाए, है ना। ये ग्रीन वाली लाइन है वो अपने पास किसका ग्राफ है, रिवर्सिबल का ग्राफ है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर अपने पास में इरिवर्सिबल का एरिया हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा रिवर्सिबल से, है ना, जब अपने कंप्रेशन कर रहे हो। ये होगा, इसका मीनिंग ये है कि अगर अपने पास में इरिवर्सिबल का जो एरिया होगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा। यहाँ पे दो स्टेप थे, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 10 कर लो, 15 कर लो, वहां पे तो इन्फिनिटी है ना। इन्फिनिटी के हिसाब से तो वो तो बिल्कुल मिनिमम आएगा, आएगा ना। यस सर। बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल इज ऑलवेज लेस देन वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल। लिख सकते हैं ये इन कंप्रेशन। Yes, sir. ये किस कंडीशन में है, कंप्रेशन की कंडीशन। कंप्रेशन और एक्सपेंशन की कंडीशन में क्या आया था, वर्क Reversible ज्यादा. सर ये अपने पास में किस में आया था, एक्सपेंशन के केस। Expansion. ठीक है, दोनों कंडीशन अपने पास में आइसोथर्मल लिख सकते हैं ना। यस सर। बढ़िया।
ठीक है जी, समझ गए? चले आगे, बैक कर दो यार, ये लो लिख लो लिख लो। लिखो लिखो जल्दी लिखो। हाँ जी, लिख लिया? चले आगे। Yes, sir. चलो नेक्स्ट वाला। हाँ जी, ये इसको भी नोट कर लो। उसके बाद अपने फाइंड करते हैं आइसोथर्मल के लिए वर्क क्या होता है। ये तो अपनों ने कंपैरिजन किया था कि इरिवर्सिबल का ज्यादा आता है कि रिवर्सिबल का ज्यादा आता है ना, उस हिसाब से कंपैरिजन कर लिया कि कौन सी कंडीशन में कौन सा ज्यादा आएगा, कंप्रेशन में कौन सा आएगा, एक्सपेंशन में कौन सा आएगा। तो आगे अपने फाइंड करना है कि वर्क अपने पास में फाइंड करना होता है। तो आइसोथर्मल के लिए वर्क कैसे फाइंड करेंगे, हर एक के हिसाब से फाइंड करेंगे वर्क अपने, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबार, है ना, सभी के लिए। तो सबसे पहले आता है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल वर्क अपने फाइंड करते हैं। तो देखो वर्क का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ये होता है dW इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस का P एक्सटर्नल इनटू dV चेंज इन वॉल्यूम इनटू P एक्सटर्नल, यही होता है वर्क का फॉर्मूला। यस सर। Yes. तो देखो रिवर्सिबल कंडीशन के लिए बात करते हैं सबसे पहले अपने। तो रिवर्सिबल कंडीशन में अपने पास में क्या होता है, जो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ दोनों साइड में इसका, तो माइनस का P एक्सटर्नल इनटू dV, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो रिवर्सिबल कंडीशन में क्या होता है, इसको ना चलिए यहाँ पे लिख लो साइड में, यहाँ पे लिखो रिवर्सिबल कंडीशन में जो P एक्सटर्नल होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, P गैस के इक्वल होता है, पता ना? यस क्योंकि सर। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में ये होता है P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P ऑफ गैस प्लस का dP या प्लस माइनस का dP, ये होता है एक्चुअल में, ये होता है ना अपने पास। तो स्मॉल चेंज आता है उसमें प्रेशर में, जो एक पार्टिकल रखा, जैसे अपने सैंड का एक पार्टिकल रखा था कल अपनों ने, तो उसका स्मॉल चेंज आएगा, वो तो ज्यादा बड़ा चेंज तो आएगा नहीं। तो उसको अपने नेग्लेक्ट कर सकते हैं स्मॉल चेंज को, मतलब मान लो प्रेशर में चेंज आ गया कि पहले 1 atm था, बाद में 1.00001 atm हो गया, तो उतना एटीएम अपने को छुपाड़ तो सकता नहीं है ना, तो अपने नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, अपना सही आंसर आ जाएगा। तो अपने क्या लेके चलते हैं कि P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P गैस के इक्वल होता है। तो डीपी क्या है इधर? स्मॉल चेंज है प्रेशर में, जो अपने एक पार्टिकल रखा था ना सैंड का एक पार्टिकल, तो एक सैंड का पार्टिकल कितना प्रेशर इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा ना, उसको अपने रिमूव कर देते हैं कि उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो लगभग इक्वल लेके चलते हैं। तो वर्क डन इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे P एक्सटर्नल की जगह पे क्या लिखूंगा, P ऑफ गैस लिख सकता हूँ गैस इनटू dV। अब वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज होगा, V1 से लेके V2 तक, V2 तक। ठीक है। और अभी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो जिसको नाम है गैसियस स्टेट, तो वहां पे आपने पढ़ा है PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन, पढ़ा ना? Yes, sir. सर तो P Yes, ऑफ sir. गैस Yes, sir. P ऑफ गैस इक्वल टू अपने पास में क्या होता है, nRT अपॉन V होता है। ऑन वी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ V1 से लेके V2 तक nRT अपॉन V इंटू dV, लिख सकता हूँ ना ऐसे। यस सर। अब Yes, यहाँ sir. पे देखो n का मतलब मोल कांस्टेंट है, मतलब जितनी गैस होगी वो मोल तो उतने रहेंगे कंटेनर में, Yes, गैस sir. तो आने वाले में। R तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर को Yes, अपना sir. टेम्परेचर को स्टार्टिंग में कांस्टेंट कर दिया अपनों ने। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट। तो Yes, तीनों sir. चीज कांस्टेंट, इनको बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, तो क्या आगे dV अपॉन V, ये V1 से लेके V2 तक ये आ जाएगा। यस सर। Yes, अब sir. बताओ 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x dx का सर। हाँ जी, फिजिक्स में पढ़ाया ना आपने, स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको सर ने, 1/x
dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर -2 अपॉन गलत जी, गलत गलत गलत। 1 1 1 सर 1 ln x होता है, log वाला नहीं पढ़ा सर। ठीक है, ln x होता है ना। यस सर। यस तो- सर, बताया था सर ने। हाँ जी, तो वही यहाँ पे करते हैं, 1/v dv है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क डन इक्वल टू माइनस का nRT ln v लिख सकता हूँ इसको, ln x Yes, sir. 1/v dv। वॉल्यूम सॉरी, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा था? v1 से लेके v2 तक, यही चेंज हो रहा था। यस सर। हाँ जी, बैक कर देता हूँ, नोट आप बाद में कर लेना, एक बार पूरा ये कर लेते हैं फिर बाद में नोट कर लेना। तो माइनस का nRT ln v v1 से लेके v2 तक, यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, वर्क डन इक्वल टू माइनस का nRT ln अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट होते हैं, ऐसे लिमिट पुट करते हैं अपने। यस सर। तो यहाँ से आ गया, अगर लॉग में नेगेटिव में होता तो क्या कैसे लिखते हैं उसको? डिवाइड डिवाइड करके, तो v2/v1, ये वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास में आ गया। कौन सा वर्क डन है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए, माइनस का nRT ln v2/v1। अब अगर ln को log में कन्वर्ट करना है आपने, क्योंकि log की वैल्यूज अपने को ध्यान में होती है जनरली, तो अपने को आंसर तो फाइंड करना है तो log में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ln x को log में कन्वर्ट करने के लिए ये होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, करते हैं, ध्यान रखना ना। तो वर्क डन अपने पास में क्या आएगा? माइनस का n मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, माइनस का 2.303 nRT log v2/v1, ये अपने पास में आएगा। समझ गए? यस सर। तो ये आपके पास फाइनल प्रेशर है किसका, सॉरी फाइनल वर्क है रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए। वर्क क्या था? माइनस का 2.303 nRT log v2/v1, देख सकते हैं? यस सर। तो बढ़िया। तो इसको आज का काम आपका क्या बताता हूँ कि आप क्या करना, एक सर 2 मिनट निकालना सर, वो लास्ट वाला ही लिखना था, W इक्वल टू क्या है। कराओगे आज? चलो हाँ जी, नेक्स्ट कर ले। ये देखो, यस सर। तो ये आपके पास फाइनल प्रेस वर्क आता है माइनस का 2.303 nRT log v2/v1। तो आपका काम क्या आज का काम ये है कि आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से लेके एंड तक खुद से ट्राई करोगे इसको पूरा डेरिवेशन करने का, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं देखना, ओके सर। नोट्स में Yes, बिल्कुल नहीं sir. देखना, खुद से ईमानदारी से ट्राई करना है, ठीक है? ईमानदारी तो आपके अंदर मेरे को पता है कोट कोट की भरी हुई है ना? क्या करना है? यस सर। हाँ क्या जी। करना है? तो आगे चले, ये पूरा डेरिवेशन खुद से करना है ट्राई आपको, ठीक है, बिना नोट्स में देखे हुए। तो आगे देखो अपने कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। आइडियल गैस थी अपने पास में, तो आइडियल गैस है तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर। क्योंकि यस सर। अपने पास में क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है। अब nRT तीनों ही कांस्टेंट है ना सर। यस सर। तो कौन सा लो है ये अपने पास में, बॉयल्स या चार्ल्स लो है? सर चार्ल्स लो। हाँ जी, कौन सा है? बॉयल्स लो। हाँ जी, बॉयल लॉ बॉयल दो। बॉयल लॉ है सर। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ गया, v2/v1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, P1/P2 लिख सकता हूँ इसके हिसाब से। ये v2 इधर ले आया मैं और P1 इधर ले आया, लिख सकते हैं ना? यस सर। तो देखो अपने पास ये फॉर्मूला था, अगर बाई चांस अपने को प्रेशर दिया हो क्वेश्चन के अंदर तो अपने प्रेशर के हिसाब से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2.303 nRT log P1/P2, ओके सर। ठीक है, यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
ये तो बात होगी अपने पास किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल के लिए वर्क फाइंड करते हैं आइसोथर्मल कंडीशन के लिए। ये नोट कर लिया, आगे चले। यस सर। ये आगे देखो, इरिवर्सिबल के लिए फाइंड करते हैं। तो इरिवर्सिबल कंडीशन में दो टाइप की कंडीशंस होती है। एक तो ये है कि वहां पे फ्री एक्सपेंशन हो रहा, मतलब पहली कंडीशन तो क्या अपने पास में, फ्री एक्सपेंशन हो रहा। फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग मतलब, फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग ये होता है कि बाहर कोई भी वैक्यूम हो, जैसे मान लो आप जो अपना सराउंडिंग है, सराउंडिंग में क्या हो, वैक्यूम हो। वैक्यूम होगा तो बाहर कोई भी प्रेशर नहीं होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा ना। यस सर। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो फ्री एक्सपेंशन है, मतलब ऑटोमेटिक जितना आएगा बहुत ऊपर तक आता जाएगा ना, क्योंकि उसको बाहर कोई भी प्रेशर रोकने वाला है नहीं। तो पी एक्सटर्नल जीरो, इसका मतलब जो वर्क आता है अपने पास में वो क्या आएगा, वर्क का फॉर्मूला ये होता है यस सर। माइनस का पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। तो वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, जीरो। जीरो आएगी। तो फ्री एक्सपेंशन में हमेशा वर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। सेकंड कंडीशन अपने पास, हाँ जी फिर से बताता हूँ। बताना। जैसे कि अपने पास इरिवर्सिबल कंडीशन थी, तो इरिवर्सिबल कंडीशन का मीनिंग ये है कि कोई भी एक्सपेंड हो रहा है कुछ भी ना, तो इसका मतलब बाहर का प्रेशर अलग होगा अंदर के प्रेशर से, गैस के प्रेशर से अलग होगा ना। जैसे यहाँ पे तो Yes, क्या कर दिया था, रिवर्सिबल में क्या कर दिया था, एक्सटर्नल प्रेशर को गैस का प्रेशर लिख दिया, रिवर्सिबल कंडीशन थी इसलिए। पर यहाँ पे तो लिख नहीं सकते, इरिवर्सिबल है, तो वहाँ पे तो एक्सटर्नल का एक्सटर्नल ही रहेगा। तो जब अपने पास में बाहर वैक्यूम हुआ, यहाँ पे वैक्यूम अपने पास मान लो, तो वैक्यूम है तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, मतलब बाहर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। yes sir, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा। फ्री का मतलब वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है उसको, इसलिए फ्री है। ठीक है, yes sir, तो वर्क डन अपने पास कितना आएगा, जीरो आएगा। फ्री okay sir, सेकंड कंडीशन अपने पास ये है कि इस बार वहां पे फ्री एक्सपेंशन नहीं हो रहा, मतलब बाहर का प्रेशर कुछ ना कुछ है, एक्सटर्नल प्रेशर नॉट इक्वल टू जीरो है। तो दो कंडीशंस यहाँ पे पॉसिबल है, तो दोनों कंडीशन अपने देखते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन अपने पास में क्या आएगा वो देखो, वर्क डन इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस का V1, ये लिखूंगा। yes sir, हाँ, क्योंकि यहाँ पे पी एक्सटर्नल को अपने आइडियल गैस की इक्वेशन के हिसाब से लिख नहीं सकते, क्योंकि वो गैस का प्रेशर नहीं है, वो बाहर का प्रेशर है ना। yes sir, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो किसका है, गैस का वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम किसका है, अंदर जो गैस है, गैस का वॉल्यूम है। तो मैं वॉल्यूम की जगह पे ये लिख सकता हूँ, माइनस का पी एक्सटर्नल, इसको लिख सकते हैं nRT अपॉन P1, सॉरी P2 माइनस का nRT अपॉन P1, लिख सकते हैं ना ये। yes sir, yes sir, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, तो nRT कांस्टेंट रहेगा, ओनली प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज होने के कारण वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो P1 P2 ऐसे लिख दिया, तो nRT कॉमन करके बाहर निकाल लो। तो अपने पास वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के लिए, सॉरी इरिवर्सिबल के लिए, P एक्सटर्नल इनटू nRT इनटू 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। ये फॉर्मूला याद मत रखना, आप खुद से इसको 2 मिनट क्या आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, आप लिख सकते हो, बस समझ लेना इस फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि याद करने में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। देखो फिर से रिपीट करता हूँ, जब अपने पास में एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो नॉट इक्वल टू जीरो होने का मीनिंग क्या हो गया कि P एक्सटर्नल P गैस के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल कंडीशन है। तो अपने वर्क डन अपने पास में क्या आएगा, P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस का V1, क्योंकि टोटल वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, पहले V1 था, बाद V2 हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। तो V2 और V1 अपने पास में किसका वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है। तो गैस आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अपने पास में PV nRT यूज कर सकते हैं, गैस के लिए भी यूज करते हैं PV nRT। तो PV nRT यूज किया, तो यहाँ पे nRT अपॉन P2 आ गया, माइनस का nRT अपॉन P1 आ गया। ये अपने वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। yes sir, बढ़िया सर। हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे P2 फाइनल प्रेशर है ना। हाँ जी P2 फाइनल प्रेशर है। समझ गए इतना, चलें आगे। yes sir, सर ये डेरिवेशन पेपर में भी आ सकती है। हाँ जी 11th वाले पेपर में आ सकती है आपकी। ओके सर।
बाकी जेई में तो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मेनली आपका रिवर्सिबल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ना, रिवर्सिबल फॉर्मूले आएंगे ना जो रिवर्सिबल के काफी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखना। वैसे रिवर्सिबल भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, पर ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे कि 60% ये वो है तो 40% ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे। देखो पी एक्सटर्नल की जगह पे आइडियल गैस इक्वेशन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बाहर सराउंडिंग का प्रेशर है, और आइडियल गैस इक्वेशन अपने ओनली गैस वालों के लिए लगती है। तो गैस तो अपने इंटरनल मतलब अंदर थी उसके सिस्टम के, तो जो सिस्टम का अगर अपने को प्रेशर पता होता तब अपने आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते थे, इसलिए नहीं लगा। ठीक है, आगे चलें, टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो आगे आप हेडिंग डालो टोटल एनर्जी। चलो उससे पहले एक चीज ये लिख लो टोटल एनर्जी से पहले, वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए अपने पास जो जीरो आता है, और वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो आता है। हाँ जी, समझ गए। देखो अपने पास में क्या चीज है, एक तो ये साइन का मतलब समझ लो, ये आता है इंटीग्रेशन, इसके ऊपर सर्कल बना दिया, मतलब साइक्लिक प्रोसेस का इंटीग्रेशन है। ठीक है, जैसे कि अपने पास में कोई ग्राफ है तो पहले एक नॉर्मल ग्राफ का इंटीग्रेशन, अगर अपने पास में कोई ग्राफ इस टाइप का है तो उसका इंटीग्रेशन, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, हाँ जी बोलो। गर्मी तो होगी, गर्मी। तो अपने पास में क्या है, साइक्लिक प्रोसेस का इंटीग्रेशन। तो देखो वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल का ग्राफ हमेशा अपने पास में कैसे आता है, ऐसे ही आता है ना, ऐसे ही आता है, चाहे वो कैसा भी ग्राफ हो, एक्सपेंड हो रहा हो चाहे कंप्रेशन हो रहा हो, कैसे भी हो रहा हो, हमेशा ग्राफ अपने पास में यही करवाएगा रिवर्सिबल के लिए, यही आता ना। यस सर। तो उसके लिए अपने पास वर्क डन क्या आता है, साइक्लिक के लिए हमेशा जीरो आएगा, साइक्लिक, क्योंकि जितना यहाँ पे जाने में वर्क किया अपनों ने, जैसे कि ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ पे पहुंचना था, ये मान लो P1 V1 कंडीशन थी, ये P2 V2 कंडीशन है, यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में आपने जितना वर्क डन किया वापस ऊपर आने में भी उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, जितने स्टेप्स तो हमने नीचे जाने के लिए किए थे उतने स्टेप को ऊपर आने के लिए हाँ करने। जी, तो वो मतलब सेम ही वर्क डन आता है, एरिया दोनों का सेम ही आता है। तो एरिया मतलब जितना वर्क डन ऑन द सिस्टम था जितना उतना ही बाय द सिस्टम होगा, इसलिए वो वर्क डन क्या आता है, जीरो आ जाता है रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, और इरिवर्सिबल के लिए अगर बात की जाए तो इरिवर्सिबल में अपने पास में क्या आता है, जितना जाने के लिए वर्क डन किया था उतना वर्क डन आने के लिए नहीं होता, कम होता ना। जैसे कि अपने एक स्टेप की बात करें, तो एक स्टेप में अपने जाने के लिए वर्क डन तो इतना किया था स्टार्टिंग में, आने के लिए इतना ही वर्क डन किया था, ये वाला है ना। यस सर। यस सर। तो वो इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए अपने पास में रिवर्सिबल के लिए जीरो होता है ओनली, इरिवर्सिबल के लिए जीरो नहीं होता। इस चीज को आप ऐसे ध्यान रखें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये साइक्लिक के लिए। ठीक है जी, समझ गए। ये सर्कल का मीनिंग समझ गया ना, कोई कहेगा सर बादल सर्कल क्या है, सर्कल का मीनिंग होता है साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यस सर। यस सर। आगे चलो जी, ये लिख लिया था, आगे चलो। चलो सर। यस सर। सर हाँ जी बोलो। सर जो ऊपर लिखा ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, उसका मतलब नीचे रिवर्सिबल के लिए नहीं है, मतलब दोनों इरिवर्सिबल के लिए तो है ना। हाँ है तो इरिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो है। अच्छा, मतलब इरिवर्सिबल के लिए जीरो नहीं होता क्या? इरिवर्सिबल के नॉट इक्वल टू जीरो है ना। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जो कोई ग्राफ अपने साइक्लिक हो ना, जैसे उसका तो इंटीग्रेशन साइक्लिक प्रोसेस हो गया है ना, उस हिसाब से। तो वैसा कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ड्यूटी दे बैठ ला परा। हाँ जी, आप म्यूट रखो ना, मैं नहीं तो सबको म्यूट करूंगा। आगे निकालते हैं टोटल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी अपने पास में क्या होती है,
टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को अपन ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी अपने पास में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। तो अगर मान लो मेरे पास में कोई सिस्टम है ना, सिस्टम के पास में अगर वो मोशन में नहीं है, मतलब कोई भी सिस्टम उसके अंदर गैस है, अगर वो मेरा सिस्टम मोशन में नहीं है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 0। ठीक है, तो ये तो ऐसे करना मोशन ऑफ सिस्टम, अगर वो मोशन में नहीं हुआ, मोशन ऑफ सिस्टम, मोशन तो काइनेटिक एनर्जी 0। अगर वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी अपने पास में, 0। तो ये मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। ठीक है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इसका मीनिंग तो टोटल एनर्जी बची अपने पास में वो किसके इक्वल बची अपने पास में, इंटरनल एनर्जी के। वो किसके इक्वल बची अपने पास में, इंटरनल। तो मैं इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर लूं, वही मेरे पास में टोटल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की। सर स्पेस Yes, में sir. सर जो स्पेस होता है सर उधर में दोनों 0 होते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। स्पेस में क्यों चीजें मोशन में नहीं होती, सर कोई होती है सर, जो नहीं होती सर उनके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ वहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा होता ना, एक्सटर्नल फोर्स अपने पास में, उस हिसाब से कह सकते हैं। ओके सर। तो वगडन नहीं होता वहाँ पे कुछ। तो देखो अपने पास क्या होगा, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। तो अपने पास में अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मैं फाइंड कर लेता हूँ तो वही मेरे पास में पूरा सिस्टम की एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी। क्योंकि अगर वो मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0, अगर वहाँ पे कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी 0। अब देखो इंटरनल एनर्जी होती क्या, इसको पूरा लिख लो पहले था, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को अपने रिप्रेजेंट करेंगे यू से, स्मॉल यू से। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी होती है कि अपने पास सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी। तो जितने भी यू से मॉलिक्यूलर, डिनोट होता है। हाँ जी यू से। तो देखो कैसे कैसे होगी, अपने मॉलिक्यूल वहां पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी आएगी। उसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। तो देखो इंटरनल एनर्जी अपने पास कौन कौन सी हो सकती है, जो मेनली होती है जिनको अपने काउंट करना है वो लिख के बता देता हूं। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है, तो कौन सी, ट्रांसलेशनल एनर्जी मैं लिख देता हूं फुल फॉर्म इनकी, ना टेंशन। रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल, मतलब अपने पास मॉलिक्यूल क्या ट्रांसलेट कर सकता है लेफ्ट राइट, मतलब ऊपर नीचे ना, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में से कुछ रोटेट कर सकता है मॉलिक्यूल अपने पास में, वाइब्रेट कर सकता है मॉलिक्यूल। तो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, और कुछ न्यूक्लियर एनर्जी होती है अपने पास में, है ना। तो कुछ अपने पास जो फोर्सेस लगते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनकी वजह से, तो ऐसे कुछ एनर्जीज होती है। तो मेनली बाकी सारी तो वैल्यू बहुत छोटी होती है, जो सारी भी होती है, बची अपने पास में इन तीन की वैल्यू सबसे बड़ी होती है। और इन तीन की वैल्यू पे ही लगभग अपने पास में डिपेंड करता है वैल्यू सारी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी, इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल। फिर पीछे कर दो। वाइब्रेशनल एनर्जी। तो अपने को बेसिकली फाइंड क्या करनी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी फाइंड करनी है, रोटेशनल एनर्जी फाइंड करनी है, और वाइब्रेशनल एनर्जी अपने को फाइंड करनी है। करोगे। ठीक है, फिर बस सर पीछे करना सर। हाँ जी, ये लो। अच्छा, ये आपको पूरा बनाना पड़ेगा। आपके गैस स्टेट में नहीं हुआ ना अभी तक ये? टोटल एनर्जी वाला? हाँ जी, नो सर।
नो सर। चलो ठीक है, कल पढ़ा देंगे आपको। नेक्स्ट स्लाइड करना। तो चलो जी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो आज के लिए कितना ही करते हैं एक बार, बाकी अपने कल करेंगे। तो कल अपने ये पढ़ेंगे ट्रांसलेशन कैसे फाइंड करते हैं, रोटेशन कैसे फाइंड करते हैं, वाइब्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है जी, ओके जी, बाय। हेलो सर। ओके सर। बोलो। हेलो सर, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना अभी सर। हाँ जी कर देते हैं। ठीक है।